अब दोस्तों हम लोग देखते हैं चिन्ह परिपाटी के बारे में। चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी क्या है इसका अर्थ? चिन्ह परिपाटी यानी कि जब हम किसी वस्तु की लंबाई को नापते हैं दर्पण के कंपैरिजन में, यानी कि दर्पण से हम किसी वस्तु की लंबाई को या फिर किसी प्रतिबिंब की लंबाई को नापते हैं, तो हम लोगों को एक नियम फॉलो करना पड़ता है, हम लोगों को एक नियम मानना पड़ता है और उस नियम के आधार पर ही हम लोगों को दूरियों को नापना पड़ता है। तो इसके लिए जो ये रूल्स होते हैं, ये जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं, जो या 4 या 5 होंगे, तो इन रूल्स को जानना आवश्यक है। इन रूल्स को ही हम लोग बोलते हैं चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी यानी कि चिन्ह यानी कि जब हम वस्तु की दूरी को नापते हैं दर्पण से, तो हम लोग को पॉजिटिव लेना चाहिए या फिर नेगेटिव लेना चाहिए। साथ ही साथ इसमें कौन कौन सी त्रुटियां हो सकती हैं इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो देखते हैं चिन्ह परिपाटी होता क्या है। एक अवतल दर्पण है, मुख्य अक्ष P F C। तो दोस्तों चिन्ह परिपाटी के कुछ नियम में सबसे पहला नियम बोलता है कि प्रकाश की किरणें हमेशा बाईं ओर से आपतित की जाती हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, जब भी कोई सा भी इसके पहले जो मैंने चित्र बताया आप लोगों को, तो उस चित्र में हमेशा मैंने प्रकाश की किरणें बाईं ओर से आपतित की है। ये चिन्ह परिपाटी का पहला नियम है। यानी कि समस्त प्रकाश किरणें, कोई भी प्रकाश किरण हो, वो कभी भी दाएं ओर से आपतित नहीं करेंगे। वो गलत रूल है। वो भी एक विधान सही है, लेकिन अगर आप उस टाइप से यूज करेंगे तो आप में त्रुटि होने की संभावना ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो ये रूल आपको फॉलो करने पड़ेंगे ताकि आप कम से कम त्रुटि कर सकें, या ना त्रुटि तो कर ही नहीं सकते। अगर आप चिन्ह परिपाटी फॉलो करेंगे तो आपसे त्रुटि नहीं होगी। 100% एक्यूरेसी के साथ इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स जो आगे देखेंगे हम। तो समस्त जो प्रकाश किरणें हैं, समस्त जो वस्तु है, वहां से जो प्रकाश किरणें आ रही है वो हमेशा बाईं ओर से आपतित की जाएंगी। ये देखिए बाईं ओर से आपतित की जाएगी। साथ ही साथ मान लीजिए यहां पे कोई वस्तु है AB, तो जब हम किसी वस्तु की लंबाई को नापते हैं तो ध्रुव से अगर उसकी लंबाई को नापते हैं, यानी कि अगर हम बाईं तरफ अगर नापते हुए चले, यानी कि P से लेकर B तक, ठीक है, P से लेकर B तक, तो हमारी जो दूरी मिलेगी वो ऋणात्मक में मिलेगी, क्योंकि प्रकाश की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं और प्रकाश की दिशा के विपरीत नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। एक बार फिर से, प्रकाश की दिशा में यानी कि बाईं ओर से अगर आप कोई दूरी नापते हैं तो वो धनात्मक होती है, और अगर प्रकाश की दिशा के विपरीत यानी कि अगर आप दाएं से बाएं और अगर आप दूरी को नापेंगे तो वह ऋणात्मक वैल्यू होती है। यानी कि अगर मान लीजिए कि P, ये B और P के बीच की दूरी अगर मैं 5 सेंटीमीटर मानूं, यहां से लेकर यहां तक की दूरी अगर मैं 5 सेंटीमीटर मानूं, तो इसको देखिए, अगर मैं B से लेकर P तक नाप रहा हूं, B से लेके P तक, तो मैं उसको लिखूंगा कितना, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि प्रकाश की दिशा में ही हम लोग नाप रहे हैं। लेकिन इसी को अगर P से लेकर B तक नापा जाए, है तो वही चीज, लेकिन P भी अगर लिखूं मैं इसको, तो हो जाएगा -5 सेंटीमीटर, क्योंकि मैं प्रकाश की दिशा के विपरीत नाप रहा हूं। तो दूसरा नियम वही है कि समस्त दूरियां बाईं ओर से आपतित की जाती है। प्रकाश की किरणें, पहला नियम, प्रकाश की किरणें बाईं ओर से आपतित की जाती हैं। प्रकाश की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक और प्रकाश की दिशा के विपरीत नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। दूसरा नियम है। अगला, मुख्य अक्ष के ऊपर नापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं और मुख्य अक्ष के नीचे नापी गई दूरियां हमेशा ऋणात्मक होती हैं। जिस प्रकार यहां बाएं और दाएं में हम लोगों को जो कंफ्यूजन हो रहा था, अब ऊपर और नीचे में वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऊपर नीचे देखिए, यहां पे अगर मान लीजिए A और B 10 सेंटीमीटर लंबे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर 10 सेंटीमीटर लंबे हैं, तो अगर मेरे को पूछा जाए कि AB की लंबाई कितनी है, तो मुख्य अक्ष के ऊपर में है, ये मुख्य के अक्ष के ऊपर में है, इसलिए यह हमेशा 10 सेंटीमीटर होगा। अगर वस्तु यहां पे होती, नीचे साइड में रहती, तो चूंकि मुख्य अक्ष के नीचे है इसलिए इसको माइनस ले लेते। तो वही चीज है दोस्तों।
तो यहां से एक चीज तो स्पष्ट हो जानी चाहिए, ये तो चिन्ह परिपाटी का नियम हो गया, जितने भी मैंने आपको बताया चिन्ह परिपाटी के नियम वो तो हो गए। अब हम लोग चिन्ह परिपाटी के आधार पर पता लगा सकते हैं कि उत्तल लेंस बोलता हूं, लेंस तो बाद में आएगा, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में किसकी फोकस दूरी या किसकी वक्रता से धनात्मक होती है, किसकी ऋणात्मक होती है, जानना आवश्यक है। तो देखिए ये अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में अगर इसका फोकस क्या है, फोकस हमेशा जो फोकस नापा जाता है वो पी से नापा जाता है, ध्रुव से नापा जाता है। तो इसका फोकस क्या है, पीएफ है, पीएफ है, पीएफ। तो पीएफ यानी कि क्या है, ऋणात्मक है, ऋणात्मक। पीएफ मतलब ऋणात्मक, इधर से विचार है प्रकाश की दिशा के विपरीत, इसलिए ऋणात्मक है। वो वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक ही होगा, पीसी ऋणात्मक ही होगा। यानी अवतल दर्पण के केस में अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है कि ऋणात्मक, अगर ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो उसका आंसर है ऋणात्मक होती है, या स्पष्ट देख सकते हैं। पी से लेकर एफ से लेकर पी कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि परिभाषा हम लोग को बोली गई है कि हमेशा जो दूरियां नापी जाती है वो ध्रुव से होकर नापी जाती हैं। यह भी चिन्ह परिपाटी का एक नियम है कि समस्त दूरियां केंद्र से यानी कि ये ध्रुव से होकर नापी जाती हैं। इस आधार पर हम लोग बोल सकते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। नियम बहुत ही ज्यादा आसान है, एक एक करके उस नियम को मिल देता हूं। सबसे पहला क्या बताया मैंने, पहला बताया कि प्रकाश की किरणें बाईं ओर से आपतित की जाती हैं, तो प्रकाश की किरणें बाएं ओर से आपतित की जाती हैं, आपतित होती हैं, आपतित की जाती है, पहला नियम। दूसरा, समस्त दूरियां ध्रुव या फिर पी से होके नापी जाती है, पी से नापे जाते हैं, नापने चाहिए, ये दूसरा नियम हो गया। तीसरा क्या है, तीसरा यानी कि प्रकाश की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक, प्रकाश की दिशा में दूरी धनात्मक और विपरीत ऋणात्मक होती है, प्रकाश की दिशा के विपरीत। 3 नियम हो गए। अगला चौथा, मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक, मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक और नीचे ऋणात्मक नापी जाती है। समझ सकते हैं आप इन चीजों को बहुत आसानी से। तो ये चिन्ह परिपाटक का नियम है। तो अवतल दर्पण के केस में अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या हुई, ऋणात्मक हुई, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक हुई। उत्तल दर्पण के केस में देख लेते हैं, तो उत्तल दर्पण देखिए इस स्टेज से, ठीक है। उत्तल दर्पण के नापे तो प्रकाश की किरणें देखिए यहां पी है, यहां क्या है एफ है, यहां क्या है सी है। प्रकाश की किरणें बाईं ओर से आपतित की जा रही है, बाईं ओर से आपतित की जा रही है, यहां से देखिए। तो उसकी फोकस दूरी क्या है, देखिए यहां पे ये अगर पी है, ये एफ है, पी एफ क्या है, धनात्मक है ऋणात्मक है। प्रकाश की दिशा में ही नापी जा रही है, धनात्मक है। वक्रता त्रिज्या क्या है इसकी, धनात्मक है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि उत्तल दर्पण जो है उसकी फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, जबकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये चिन्ह परिपाटी का नियम था दोस्तों, चिन्ह परिपाटी का। अब चिन्ह परिपाटी हो गई, अब बचा कुछ और चीज, यानी कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में रिलेशनशिप हम लोग को सिलेबस में। तो देखते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द वक्रता त्रिज्या एंड फोकस दूरी। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या जिसको हम कैपिटल आर देखते हैं और जो फोकस दूरी है एफ, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है। सिलेबस में दिया गया है इसलिए इसको जानना आवश्यक है। तो उसके लिए मैं आप कोई सा भी दर्पण का उपयोग कर सकते हैं। मैं अवतल दर्पण का उपयोग करके बना रहा हूं इसको। एग्जांपल के तौर पे आप समझिए कि ये एक अवतल दर्पण है, ठीक है। इस अवतल दर्पण में
ये मुख्य अक्ष है, बिंदु P ये मुख्य अक्ष है, यहां पे ये C वक्रता के अंदर ये फोकस दूरी है। अब एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि यहां से एक प्रकाश किरण गुजर रही है, इस बिंदु का नाम हम लोग ले लेते हैं ए, कोई भी आप नाम दे सकते हैं ए से टकराने के बाद वो फोकस से होकर गुजरती है, क्योंकि अनंत से जब कोई प्रकाश किरण आती है तो वह मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, तो इसीलिए फोकस से होकर गुजर गई। अब बिंदु ए को हम बिंदु सी से अगर मिला दें, ये बिंदु ए को बिंदु सी से मिला देते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए कि ये जो है थीटा कोण है, तब यहां पे ये फोकस होकर गुजरती है, तो उस स्थिति में ए और सी को मिलाने वाली जो रेखा है वह अभिलंब होगी इस पृष्ठ पर, ए बी पृष्ठ पर यह अभिलंब होगी। यानी कि ए और सी की जो रेखा बनी हुई है यह इन दोनों को दो बराबर कोणों में विभाजित कर रही है, यानी कि ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, क्योंकि ये ए और सी लंब है इस पृष्ठ पे, ए बी पे लंब है। ठीक है दोस्तों, तो आप एकांतर कोण तो जान ही रहेंगे। एकांतर कोण का मतलब होता है कि जब इस टाइप से कटा हुआ रहता है तो ये और ये एक दूसरे के समांतर रहते हैं, एक दूसरे का बराबर रहते हैं, सॉरी। तो उसी प्रकार से अगर इसकी वैल्यू थीटा है, ये एक दूसरे के समांतर है, ये और मुख्य अक्ष एक दूसरे के समांतर है, इसलिए ये कोण थीटा का है तो ये कोण भी थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण है, इसीलिए। अब देखिए दोस्तों, ये कोण भी थीटा है और ये कोण भी थीटा है, तो जब ये कोण भी थीटा है और ये कोण भी थीटा है तो उस स्थिति में CF और AF भी समान होंगे, क्योंकि दो कोण तो आपस में बराबर है। जब किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो उस स्थिति में संबंधित भुजाएं भी परस्पर बराबर होती हैं, यानी कि CF इज इक्वल टू AF। ये लिख सकते हैं, CF इज इक्वल टू AF लिख सकते हैं। यहां पे हम लोग को रिलेशनशिप लाना है C और P, यानी कि PC जो कि है वक्रता केंद्र, इसको R बोलते हैं। अब चूंकि P से लेकर C नाप रहे हैं, इसको -R बोलेंगे, क्योंकि हम लोग प्रकाश की दिशा के विपरीत नाप रहे हैं दूरियों को, इसलिए इसको माइनस में लेके चलेंगे। उसी प्रकार से अगर PF बोलूं, PF क्या होगा? -F होगा, क्योंकि ये फोकस दूरी है, लिटिल f होगा, छोटा वाला f, तो -F होगा, क्योंकि फोकस दूरी ऋणात्मक होती है अवतल दर्पण की। तो इसके लिए हम लोग PC और PF के बीच में हम लोग का संबंध स्थापित करना है। तो यहां पे अगर मैं ये देखिए, यहाँ पे CF और अगर AF परस्पर समान है तो उस स्थिति में ऐसा भी लिख सकता हूं कि यहां पे A और F लगभग समान होंगे PF के। ये भी लिखा जा सकता है कि AF और PF परस्पर समान होंगे। तो जब AF और PF समान है और साथ ही साथ CF और AF समान है तो हम लोग लिख सकते हैं कि CF और PF भी एक दूसरे के समान होंगे। CF और PF भी एक दूसरे के समान ही होंगे। अब लिखते हैं दोस्तों, तो अब P और C को अगर मैं लिखूं यहां पे P और C, PC को मैं क्या लिख सकता हूं? PC को मैं क्या लिख सकता हूं? PF प्लस FC, PF प्लस FC लिख सकता हूं, PF प्लस FC। अब PC इज इक्वल टू PF को, ये भी तो FC भी तो PF के बराबर है, तो PF प्लस PF लिख सकता हूं, यानी कि 2PF। तो PC क्या है दोस्तों? PC क्या? -R है, और ये 2 का 2, और PF क्या है? PF के -F इंटू -F,
या कुल मिला के लिख सकते हैं R इज इक्वल टू 2F, या फिर F इज इक्वल टू लिख सकते हैं R/2। ये रिलेशनशिप है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच। बहुत आसानी से देखिए दोस्तों, ये निकल गया, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी आपको, बस ये थीटा कोण बस मानना है, उसके बाद P और C के बीच और P और F के बीच में इस तरह से रिलेशन स्थापित कर देना है। तो कुल मिला के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का क्या रिलेशन है अगर पूछा जाए आपको, तो किसी भी दर्पण, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे वो अवतल दर्पण हो, दोनों ही स्थिति में वक्रता त्रिज्या की आधी होती है उसकी फोकस दूरी। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की हमेशा आधी होती है। इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगने के बराबर होती है या दो गुनी होती है। सिंपल सा तरीका। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अब रैखिक आवर्धन के बारे में। रैखिक आवर्धन क्या होता है? समझते हैं दोस्तों रैखिक आवर्धन क्या होता है। रैखिक आवर्धन तो यहां पे रैखिक आवर्धन का मतलब होता है दोस्तों, जो प्रतिबिंब की लंबाई होती है और जो वस्तु की लंबाई होती है उस दोनों के अनुपात को ही रैखिक आवर्धन बोलते हैं। यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात हम लोग रैखिक आवर्धन बोलते हैं। तो रैखिक आवर्धन बराबर क्या होगा? अगर मैं अवतल दर्पण की बात करूं तो अवतल दर्पण में जो वस्तु होती है दोस्तों, वस्तु वो कहां आ गया? एक एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ था, अगर एक AB एक वस्तु है AB, तो उसका प्रतिबिंब नीचे बनता है, A', B' उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो प्रतिबिंब की लंबाई है, प्रतिबिंब की लंबाई, मान लीजिए कि प्रतिबिंब की लंबाई I है और वस्तु की लंबाई O है, तो रैखिक आवर्धन इक्वल टू I/O होता है। अब मान लीजिए कि जो वस्तु की लंबाई है U है, क्योंकि यह मुख्य अक्ष के ऊपर में है इसलिए इसको प्लस U ही लिखेंगे, क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर है चिन्ह परिपाटी के अनुसार, इसलिए इसको प्लस U लिखेंगे। लेकिन जो प्रतिबिंब बना है वो तो नीचे बना हुआ है, इसलिए अगर इसकी लंबाई V है तो इसको V नहीं बल्कि -V लिखेंगे, क्योंकि वो मुख्य अक्ष के नीचे में है। इसीलिए हम लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है? प्रतिबिंब की लंबाई यानी कि -V, और वस्तु की लंबाई कितनी है? +U, यानी कि -V/U। ये हम लोगों का रैखिक आवर्धन का सूत्र है दोस्तों। रैखिक आवर्धन इतना ही सिंपल है। वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब के लंबाई के बीच के रिलेशनशिप को रैखिक आवर्धन बोलते हैं, जिसके अनुसार कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को उसका रैखिक आवर्धन कहते हैं, जिसका वैल्यय होता है माइनस में, ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण में ऋणात्मक होता है। रैखिक आवर्धन हो गया। अब हम परावर्तन का जो सब्जेक्ट है या परावर्तन का ये जो विषय मैंने लिया हुआ है उसके हम आखिरी छोर की तरफ पहुंच चुके हैं। लास्ट में हम लोग देखते हैं यहां पे कि लंबन क्या होता है। लंबन दोस्तों इसमें कुछ बताने की आवश्यकता उतनी ज्यादा नहीं है, बस आप सिंपल जानिए कि पैरालॉक्स जिसको बोलते हैं या लंबन जिसको बोलते हैं, क्या हो सकता है लंबन। तो देखिए दोस्तों, ये उंगली और ये उंगली, आप देख सकते हैं ये जो दोनों उंगली है अभी आपको एकदम सीधी लग रही है, ऐसी लग रही है कि जैसे एक दूसरे से यह मिली हुई है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर मैं इस टाइप से इसको बढ़ाते चलूंगी, देखिए इस टाइप से, तो एक ऐसी स्थिति होती है जहां से देखने पर हम लोग को दो अनटच्ड यानी कि बिना एक दूसरे से मिले हुए वस्तु भी एक दूसरे से मिले हुए प्रतीत होते हैं। जैसे ये वाला, वो एक दूसरे के ऊपर प्रतीत होते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। इस घटना को लंबन बोलते हैं, जिसको बोलते हैं पैरालॉक्स। यही पैरालॉक्स है। तो जब पैरालॉक्स की स्थिति हम लोग की बनती है
तो उसमें एक वस्तु पास होती है और एक वस्तु दूर होती है। तो एक ऐसी स्थिति से उसको देखने से वो दोनों एक दूसरे से संपाती नजर आती है, जबकि ऐसा रहता नहीं है। तो पैराडॉक्स की स्थिति में जब हम लोग बाएं या दाएं मुड़ते हैं तब हम लोग को पता चलता है कि जो वस्तुएं हम लोग एक दूसरे के संपाती नजर आती हैं वो एक्चुअल में नहीं है। तो लंबन की स्थिति में या पैराडॉक्स की स्थिति में हम लोग जैसे जैसे बाएं चले जाते हैं तो जो दूर की वस्तु भी बाएं चली जाती है, बाएं चलती स्टार्ट हो जाती है, और जैसे जैसे हम लोग दाएं की तरफ मुड़ेंगे तो दूर की वस्तु भी दाएं मुड़ेगी। तो इस प्रकार हम लोग को पता चल जाता है। तो लंबन बहुत चीजों पर डिपेंड करता है। वह डिपेंड करता है कि उन दो वस्तुओं के बीच की दूरी कितनी है। अगर दो वस्तुओं के बीच की दूरी ज्यादा है तो लंबन भी ज्यादा होगा, और दो वस्तुओं के बीच की दूरी अगर कम है तो लंबन भी बहुत ही कम होगा। और अगर वास्तविक में दो वस्तुओं के बीच की दूरी 0 है, यानी कि एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, तो लंबन तो होगा ही नहीं। यानी कि ये देखिए, एक वस्तु है, ये एक वस्तु है, ये कंडीशन एक है, दूसरा ये है और ये है दूसरा। इन दोनों को देख सकते हैं आप, इन दोनों को और इन दोनों को देख सकते हैं आप। इन दोनों में देखिए दूरियां बहुत ज्यादा है, इसमें कम है, तो इन दोनों में लंबन किसमें ज्यादा होगा? लंबन इसमें ज्यादा होगा, जबकि इसमें कम होगा। और एक दूसरे के ऊपर अगर इस टाइप से है तो लंबन तो होगा ही नहीं। तो लंबन बहुत ही आसान था दोस्तों। लंबन में बस आप इसमें जाना है। सबसे लास्ट में हम पढ़ते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि अवतल दर्पण के क्या उपयोग होते हैं, उत्तल दर्पण के क्या उपयोग होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि उत्तल दर्पण का अवतल दर्पण के उपयोग देख लेते हैं। अवतल दर्पण के क्या उपयोग हो सकते हैं? तो दोस्तों अवतल दर्पण का उपयोग होता है हेडलाइट में। हेडलाइट का शेप कैसे रहता है? हेडलाइट का शेप, हेडलाइट मतलब अवतल दर्पण आखिर करता क्या है? अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को क्या करता है? केंद्रित करने का काम करता है। तो जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हम लोग को आवश्यकता होती है कि हम वहां से जो प्रकाश निकल रहा है वो एक बिंदु पर केंद्रित हो। ठीक है, तो केंद्रित होने के लिए आवश्यक है कि हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करें। अतः जो हेडलाइट होते हैं, वाहनों के हेडलाइट में, वाहनों के हेडलाइट में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि वह प्रकाश किरणों को क्या करता है? फोकस करता है, एक बिंदु पर केंद्रित करता है। इसीलिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे। ये देखिए एक बिंदु पर केंद्रित कर रहा है, ये देखिए एक बिंदु पर केंद्रित कर रहा है। दूसरा, हजामत, सैलून में जाते हैं तो हजामत में इसका प्रयोग होता है। इसमें हजामत में आपको जो मैं प्रतिबिंब संरचना का सबसे 5वां नंबर का जो मैंने आपको कंडीशन बताया था, 5वां 6वां नंबर का, जिसमें जो वस्तु है वह ध्रुव और प्रकाश फोकस, ध्रुव और फोकस के बीच में रहती है। तो उस स्थिति में ध्रुव और फोकस के बीच में जब वस्तु रहती है तो अवतल दर्पण के केस में वस्तु आभासी बनता है और बड़ा बनता है। प्रतिबिंब आभासी और बहुत ही बड़ा बनता है, सीधा बनता है। तो उसी प्रैक्टिकल का हम लोग यूज करके हजामत में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसमें वस्तु, यानी कि जैसे हम लोगों को गाड़ी वाड़ी देखना रहता है तो उसमें जो वस्तु रहती है उसको हम लोग ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं, जिससे वस्तु बहुत ही बड़ी दिखाई देती है, सीधी दिखाई देती है, लेकिन आभासी होती है। तो यह अवतल दर्पण में होता है दोस्तों, इसलिए हजामत में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ डॉक्टर जो है वह शल्य क्रिया में भी इसका उपयोग करते हैं, डॉक्टरों द्वारा भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये मुख्य रूप से 3 ऐसे कंडीशन है जहां पे हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वाहनों में हेडलाइट का जो प्रयोग होता है वो कौन सा दर्पण लगा रहता है, या हजामत में कौन से दर्पण का उपयोग करेंगे, सैलून में कौन से दर्पण का उपयोग करेंगे, तो उसका आंसर होता है दोस्तों अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के बाद दूसरा कंडीशन आता है हम लोग का उत्तल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण, तो जिस प्रकार अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को फोकस करने का काम करता है, एक बिंदु पे केंद्रित करने का काम करता है, उत्तल दर्पण उसका ठीक विपरीत काम करता है, यानी कि वो प्रकाश किरणों को फैलाने का काम करता है। तो प्रकाश किरणों को फैलाने का काम करना, इसका मतलब क्या है दोस्तों? प्रकाश किरणों को फैलाना यानी कि लैंप। सबसे पहले हम लोग जो लैंप का प्रयोग करते हैं सड़क में, सड़क लैंप में, उसमें हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। उत्तल दर्पण का प्रयोग करने से क्या होता है? तो प्रकाश किरणें फैलती हैं ताकि वो दूर दूर तक दिखाई देती हैं। इसके लिए हम लोग
लैंप में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उसके अतिरिक्त जो वाहनों का जो साइड जो मिरर रहता है, साइड मिरर, वाहनों में जो साइड मिरर रहता है, वाहनों के जो साइड मिरर लगे रहते हैं दोस्तों, तो वाहनों के साइड मिरर में भी हम लोग यूज करते हैं उत्तल लैंप का। क्यों? उत्तल दर्पण का। तो उत्तल दर्पण से एक बहुत ही बड़ा एरिया जिसका प्रतिबिंब जो है वो सीधा बनता है, आभासी बनता है और छोटा बनता है। मैंने आपको बताया था उत्तल दर्पण केस में, तो वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है, मतलब बड़ी वस्तुएं उसमें छोटी दिखाई देती हैं, बड़ा एरिया उसमें छोटा दिखाई देता है, आभासी रहता है, सीधा रहता है। इसीलिए हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और उसमें जो, जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूं तो जो साइड में मेरा जो मिरर लगा रहता है तो उससे पीछे का एरिया दिखा जाता है, तो पीछे का जो बड़ा एरिया जो है वह एक ही लैंप में, एक ही दर्पण में, एक ही दर्पण में वो दिखाई देने लगता है। और पीछे का जो पूरा बड़ा एरिया, तो हम एक ही समय में पूरे बड़े एरिया को एक साथ देख सकते हैं उस उत्तल दर्पण की सहायता से। इसीलिए उसमें लिखा रहता है कि जितने भी वस्तुएं उसमें दिखाई दे रही है वह जरूरत से ज्यादा पास हो सकती है। इसलिए वो असलियत, क्योंकि हम लोग असली नहीं दिखाता है ना, वो आभासी प्रतिबिंब है, तो वस्तुएं जो है या पीछे के जो वाहन जो है वह पास हो सकती है, भले दूर दिखाई दे लेकिन पास हो सकते हैं। इसलिए इसमें प्रिकॉशन लिखे रहते हैं। ठीक है, तो जो साइड मिरर होते हैं उसमें भी हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उसके अतिरिक्त सड़क में लगे हुए जो लैंप है उसमें भी हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का प्रयोग हुआ। तो ये अभी तक की क्लास में परावर्तन से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताए। ठीक है दोस्तों, कुछ एक है, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे अगले क्लास में से रिलेटेड। अपवर्तन के बारे में उसके बाद देखेंगे, अपवर्तन के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। अपवर्तन तो नेक्स्ट क्लास में मैं अपवर्तन के बारे में आपको बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है अपवर्तन का ये जो विषय हम लोग पकड़ेंगे उसमें। तो अभी तक के लिए कोई डाउट अगर आपको है इस वीडियो में, कोई क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन आप जिसका आंसर आपको पता नहीं, आप जानना चाहते हैं, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से इसमें लिख सकते हैं। साथ साथ कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, आपको पसंद नहीं आया वीडियो पे आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं, वीडियो में ये प्रॉब्लम है, हम सॉल्यूशन आपके पास लेके आएंगे, हम सुधारने की कोशिश करेंगे अपने इस वीडियो को। तो अभी तक के लिए बस आपसे मैं अलविदा लेना चाहूंगा। अगले क्लास में मिलते हैं अपवर्तन के नियमों के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।